मुस्लिम औरतों की मजलूमियत। आप देखिए, आप बोल रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। बीच में नहीं प्लीज। मुस्लिम औरतों के, नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं सर। जनाब मुस्लिम अरे जवाब देने का बोलिए, आपका जब टर्न है बोलिएगा। मुस्लिम औरतों की मजलूमियत को भी सहूलियत के हिसाब, सहूलियत की सियासत के तराजू पे तौला जाता है। क्यों बताइए? मेहरम की परंपरा हमारी बीजेपी सरकार ने खत्म की ना। उससे पहले मां बेटी नहीं जा सकती थी हज पे, अब जा सकती हैं। परिवार की 4 महिलाएं जा सकती हैं। हमने तलाक बिद्दत खत्म किया। मुस्लिम महिलाओं की सहूलियत और मजलूमियत सियासत के तराजू में तौली जाती है। उसके बाद होता। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, अब इजराइल पे आता हूँ। अरे हो गया भाई, आप बीच में क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई? दर्शकों को सब दिखाई पड़ रहा है, करना है तो बोलिएगा। क्रेडिट ले रहे हैं। अरे जनाब, अपना करना है तो बोलिएगा भाई। अरे एक और बात बता दें, आसिम वकार साहब, और इस्लाम में कितना पूरा मौका जबरदस्त दूंगा। भाई। आसिम वकार साहब, आप इतने सज्जन आदमी है, ना करिए ऐसा। पूरा मौका दूंगा आपको। बहुत अभी 1 घंटा बाकी है डिबेट का। हमारा लंबा जो होता है आपको कह पता है। दीजिएगा कि साहब ये मेहरम की बात गलत है और हमारी सरकार ने गलत उसको रोका था। तलाक बिद्दत हमने गलत रोका था। आप कहिएगा, जब आपका टर्न है मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। अब मैं बताता हूं इस्लाम में कितना जबरदस्त भाईचारा है। अभी आपने इस्लामिक ब्रदरहुड की बात कही। अब पहले अपने देश से फिर इजराइल तक जाता हूं। ये पाकिस्तान तो इस्लामिक ब्रदरहुड पे बना था, और पाकिस्तान बनने में सबसे बड़ा रोल तो यूपी बिहार के मुसलमानों का था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उसका सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल सेंटर था। और यूपी बिहार का मुसलमान जब वहां गया तो मुहाजिर कह के भगा दिया गया। कहा गया तो आज कब्जा कर ले रहे हैं। और भारत हिंदू ब्रदरहुड पे नहीं बना था, मगर पाकिस्तान से पंजाबी और सिंधी हिंदू आया, भारत पे रहा, बाकायदा प्रॉस्परस किया। मगर इस्लामिक ब्रदरहुड पे बने हुए पाकिस्तान ने यूपी के मुसलमानों को नहीं एक्सेप्ट किया, उन्हें मुहाजिर कह के भगा दिया और उनके साथ अत्याचार किया। अब आते हैं आपके ऊपर, इजराइल और इसके ऊपर। देखिए, बड़ी वाजिब बात कही थी वकार साहब ने। ये बताइए, इजराइल से हमारा क्या लेने देना? हम आपको बताते हैं, इजराइल से हम डिफेंस की टेक्नोलॉजी में मदद लेते हैं, सर्विलेंस की टेक्नोलॉजी में मदद लेते हैं। एग्रीकल्चर में इजराइल ने क्या अटेन किया है, इसके लिए अगर आप सैटेलाइट की पिक्चर दिन में देखें ना उस मिडिल ईस्ट की, तो केवल इजराइल हरा भरा दिखता है, और अगल बगल का इजिप्ट से लेके, जॉर्डन से लेके, सीरिया से लेके सब रेगिस्तान दिखता है। ये उनकी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है। तो हम मानते हैं हमें उनसे थोड़ी जरूरत है, इसलिए हम बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपका फिलिस्तीन से क्या लेना देना भाई? मतलब मियां खान खा लेना एक ना देना दो, उनके लिए भिड़े पड़े। अरे भाई, फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई है, और आपकी बात सही है, आज से नहीं 75 साल से चली आ रही है, 1948 से चली आ रही है। हिंदुस्तान के मुसलमान का क्या लेना देना फिलिस्तीन से ऊपर? हमने भारत का क्या लेना देना इजराइल से? आपको बता दिया। आप बताइए, फिलिस्तीन से कोई एक टेक्नोलॉजी मिलती हो, फिलिस्तीन से आपको कोई आर्थिक सहायता मिलती हो, फिलिस्तीन आपके लिए कभी कोई खड़ा रहता हो, यहां पर कोई स्कूल और वो चलाता हो? कुछ भी तो नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत के अंदर की बात से इसको नहीं जोड़ना चाहिए। और उनमें जो आपस में लड़ाई है, भारत की सरकार का स्टैंड है असीम वकार साहब, कि फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में हम स्वीकार करते हैं, और ये कहते हैं इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा उसका समाधान होना चाहिए। दीपक बोरा साहब डिप्लोमेट रहे, वो इस बात को और बेहतर ढंग से एस्टैब्लिश करेंगे। मगर जब आतंकवाद की घटना होती है और उसके ऊपर चुप रहते हैं, और आज देखिए दीपक जी, कितनी मजेदार बात है, लेफ्ट पार्टी के नेता और मणिशंकर अय्यर गए हैं फिलिस्तीन के दूतावास में फिलिस्तीन का समर्थन करने। अरे साहब, इससे बड़ी तो जहालत हो नहीं सकती। एक मुस्लिम देश बता दीजिए जहां लेफ्ट पार्टी बैंड ना हो। बैंड काम ही नहीं कर सकते, प्रतिबंधित कह दो, कम्युनिस्ट पार्टी का जेल डाल दिए जाओगे भाई। और वो क्या है? मुनाफिक हैं कुरान के हिसाब से। वो अल्लाह को नहीं मानते, तो वो काबिले गर्दन जनी है, यानी वो भगवान को ही नहीं मानते भाई। इस भगवान उस भगवान को तो छोड़िए। और वो जाके वहां जाके ये कह रहे हैं, तो कम्युनिस्टों के ऊपर तो वो बात याद आती, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें। भारत की अंदरूनी राजनीति में इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है, मगर अपनी सहूलियत के हिसाब से चंद कट्टरपंथी वोटों की सौदागरी के लिए भारत के सारे राजनीतिक दल इस विवाद में अकारण अपनी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं तरीकों के द्वारा भारत के अंदर भारत की व्यवस्था, शांति व्यवस्था और भारत के मुसलमानों का नुकसान किया गया। अन्यथा अब मैं कह रहा हूं, असीम वकार साहब बता दें कि भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन से क्या मिलता है, भारत सरकार को इजराइल से क्या मिलता है, मैंने बता दिया। ठीक है। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह बात कही थी, आप ही के नेता थे। उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल अवैध कब्जा जमा कर बैठा है और इजराइल को अपना अवैध कब्जा खाली करना होगा।
ये आप ही के नेता का बयान है, हमारा नहीं है सर। अरे सर मैं तो ये पूछ रहा यही हूँ, बात अभी आपने भारत के मुसलमानों का फिलिस्तीन के लोगों से क्या लेना देना, ये बताइए ना। खाम खा अल्लाह में जा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह तो रहा हूं कि मैं एक चैनल पर बैठा था, वो कहने लगे जो भी बीजेपी का इसराइल का इसका फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है उनको सबको निकाल देना चाहिए। तो मैंने कहा रूस को निकाल दो G20 से, ईरान को भी G20 से निकाल दो, कतर को भी निकाल दो। सब जो नहीं, वही रिलेशन है जो आपका बेंजामिन नेतन्याहू से है, समझ गए ना? ये हमारी रिश्तेदारी नहीं है, आपका दीपक हम तो सहयोगी हैं। त्रिवेदी का आपकी क्या रिश्तेदारी है? नेतन्याहू से है, वही फिलिस्तीन रिश्ता हमारा फिलिस्तीन से, वही रिश्ता जो आपका बेंजामिन नेतन्याहू से, कह तो रहा हूं। आपको पता है भारत फिलिस्तीन में स्कूल चलाता है, अस्पताल चलाता है, वहाँ की यूनिवर्सिटी हमने बनाई असीम वक़ार की, पता है क्या आपको? मैं गया हूँ, देखा है मैंने। और आपको पता है इजराइल के अंदर भी मस्जिदों में नमाज होती है, वहां पे भी मुसलमान रहते हैं इजराइल में, ये भी पता है आपको असीम वक़ार साहब? अरे सर आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे इजराइल जो है वो फिलिस्तीन ने इजराइल पे कब्जा कर लिया है। अरे सर इजराइल ने जो भारत सरकार का वक्तव्य बनाया उसमें मान्यवर इतनी चालाकी मत दिखाइए, आधा सेंटेंस मत बोलिए। भारत सरकार ने बहुत साफ कहा है कि हम फिलिस्तीन का एक राज्य के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं, मान्यता देते हैं, परंतु इस समस्या का समाधान इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा, बहुत स्पष्ट कहा गया है, शांति बाय द पीसफुल नेगोशिएशन विद इजराइल। अब जब पीसफुल नेगोशिएशन ही खत्म हो गया, हमास ने जाके आतंकवादी हमला कर दिया, तो उस बात का बेस ही खत्म हो गया ना मान्यवर। तो हमने कब कहा कि वो आतंकवाद का समर्थन तो वो कर रहे हैं जो हमास के पक्ष में खड़े हुए हैं। मगर मैं एक और बात भी बताना चाहूंगा दीपक जी, भारत की राजनीति का एक अद्भुत प्रयोग देखिए कि वही पार्टियां, मणिशंकर अय्यर तो कांग्रेस के नेता है ना, जो भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन तक से जोड़ने के लिए दौड़े पड़े हैं और हिंदुओं को जातियों में तोड़े पड़े। अद्भुत राजनीति है ना कि हिंदुओं में तो कहेंगे ये तोड़ दो, ये कर दो, इतने का हिस्सा बताओ, वहां कहेंगे यहां भी जोड़ दो, हिंदुस्तान में नहीं फिलिस्तीन तक जोड़ दो। ये राजनीति समझनी चाहिए। और जहां तक अंतरराष्ट्रीय की बात कहूं, असीम वक़ार साहब आप समझिए, ये मुस्लिम पॉलिटिक्स, ये मुस्लिम बनाम यहूदी का मामला नहीं है, ये मुस्लिम वर्ल्ड की अंदरूनी पॉलिटिक्स है। इजराइल यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ संबंध बना चुका है और जो अभी भारत के साथ मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बना, उसमें सबसे की पॉइंट था हाइफा बंदरगाह जो इजराइल में पड़ता है। सऊदी अरब, जहां मक्का और मदीना है जो सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है, वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इजराइल के साथ बातचीत कर रहे थे। अब यह बात टर्की और ईरान को नागवार गुजरी क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड के नेतृत्व के लिए उन दोनों के बीच में झगड़ा है। तो ईरान समर्थन करता है हमास का, ईरान ने उसको उकसाया और इसमें पीछे चीन की इन्वॉल्वमेंट हो, इससे भी इंकार नहीं कर सकते क्योंकि जो भारत का मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भारत से बना है, इससे सबसे ज्यादा झटका बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चाइना चला रहा था उसको लगा है। उसे लगा मिडिल ईस्ट के देश हमारे साथ आ गए, चीन के साथ नहीं गए, तो पीछे से उसने भी उकसाया हो ईरान को या टर्की का प्रयोग किया हो, तो इससे इंकार नहीं हो सकते। और अरब से कहता हूं असीम वक़ार साहब, कहीं आप चीन की चालबाजी में तो नहीं फंस रहे? वो चीन जो टोपी नहीं रखने देता, जो दाढ़ी नुचवा लेता है, जो मस्जिदों पे गुंबद नहीं रखने देता, जो एलानिया कहता है कि रमजान पब्लिकली नहीं रख सकते, मोहम्मद साहब का नाम नहीं जोड़ सकते, कहां फंस रहे हैं भैया? समझ में तो रहो कि लड़ाई लड़ रहे हैं कि लड़ाई के मोहरे बन रहे हैं। ये टर्की, ईरान और सऊदी अरब की आपसी लड़ाई है। भारत का मुसलमान शब्द तो अच्छा नहीं लगता, शादी शब्द यहाँ अच्छा नहीं लगता, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे खाम में लगे पड़े। पता नहीं इसमें ईरान की चाल है, टर्की की चाल है, चाइना की चाल है, आपस की लड़ाई है, मगर यहाँ भाई साहब झंडा बुलंद किए पड़े। चलो भाई छत गट्टरपंथी से खुश हो जाएंगे, मेरा थोड़ा सा 1-आधा% वोट बढ़ जाएगा। आप देश को चाहे उसकी जो कीमत चुकानी पड़े और उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ यहाँ से इजराइल। मेरे सहयोगी विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ जो अरब देश हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में जो गाजा पट्टी का इलाका है वहां पर ये हमले बंद होने चाहिए क्योंकि इससे आम लोग प्रभावित हो रहे हैं, आम लोगों का विस्थापन बड़ी संख्या में हो रहा है, उन लोगों को जो मानवीय सहायता होती है वो नहीं पहुंच पा रही है, पानी बंद किया हुआ है, बिजली नहीं है, तमाम चीजें उपलब्ध नहीं है और अरब देशों का दबाव अमेरिका के ऊपर भी बनाने का प्रयास किया गया और इजराइल के ऊपर भी। और हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उन्होंने ये जो बयान दिया आज
यहाँ पर आने से पहले जो दौरा प्रस्तावित उनका दिखाई दे रहा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि फिलिस्तीन में जो गाजा पट्टी का इलाका है वहां पर हर कोई हमास से जुड़ा हुआ नहीं है, वहां की चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए। और इन सब के बीच जब वो इजराइल पहुंच रहे हैं तो वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आतंक के खिलाफ अमेरिका यहाँ पर इजराइल के साथ खड़ा है। हमास एक आतंकी संगठन है और आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ अमेरिका फिलिस्तीन की बात भी यहाँ पर करता हुआ नजर आता है, वहां पर मानवीय सहायता को पहुंचाने के लिए, आम लोगों की मदद के लिए। लेकिन बाइडेन अगर इजराइल आते हैं तो इसके कई बड़े मायने होंगे, जो कि उनका दौरा बुधवार को प्रस्तावित है। सीधे तौर पर जो हमास के आतंकी ठिकाने यहाँ पर हैं, जिस तरह से इजराइल उनको टारगेट कर रहा है, 10 दिन युद्ध के हो चुके हैं, इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम अरब देश यहाँ पर दबाव जरूर बना रहे हैं इजराइल के ऊपर, लेकिन इजराइल इस वक्त किसी की नहीं सुन रहा है। और बुधवार को ही जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन यहाँ होंगे इजराइल में, तो बुधवार को सऊदी अरब के जेदा में जो इस्लामिक देश हैं, जो उनका संगठन है, उनके विदेश मंत्रियों की भी एक बैठक होने वाली है, इजराइल और हमास के युद्ध के कारण जो हालात पैदा हुए उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में बाइडेन जब यहाँ तेल अवीव में होंगे, इजराइल में होंगे, तो देखना यही कर दिया गया है, नो सीज फायर, यानी ये हमले नहीं रुकने वाले हैं। इजराइल अभी युद्ध में है और ये युद्ध आगे भी जारी रहेगा। भले ईरान की तरफ से ये बयान आया है कि जो बंधक है उनको छोड़ दिया जाएगा, इससे पहले भी इस तरह के सवाल उठते रहे। जो डिफेंस फोर्सेस है इजराइल की, उनकी तरफ से भी बार बार ये कहा गया कि इस तरह से बातचीत इजराइल नहीं करता है, क्योंकि इजराइल यहाँ हमास के आतंकियों का अंत करेगा, उसके बाद आगे देखेगा क्या बातचीत होती है क्या नहीं होती है। लेकिन जो बंधक हैं उनको छुड़ाने के लिए इजराइल की जो स्पेशल यूनिट है डिफेंस फोर्सेस की, वो भी यहाँ पर हमें तैनात नजर आ रही है। वो भी किसी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर सकती है गाजा पट्टी में। लेकिन दीपक जी, आप गाजा पट्टी के बारे में बहुत बेहतर जानते होंगे कि वहां के जो हालात हैं, जितना शहर ऊपर दिखाई देता है उतना ही शहर नीचे है। टनल की एक अलग ही दुनिया है जहां से हमास अपने इस पूरे आतंक के नेटवर्क को फैलाता है, वहां से ऑपरेट करता है। उस इलाके में कई ग्राउंड खतरा भी इजरायली सेना के सामने आ सकता है। इसीलिए इजराइल की सेना फिलहाल उन चुनौतियों को, उन चैलेंजेस को और उन खतरों का असेसमेंट कर रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने पर कितना खतरा हो सकता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में इजराइल ने अपनी तैनाती बढ़ा ली है और इजराइल फिलहाल किसी देश के दबाव में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ जिस भी नागरिक से आप बात करिए इजराइल के, उनका भी यही कहना रहता है कि हमास के आतंकियों को इस बार पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो इस तरह के हमले न जाने फिर कब हमास कर देगी किसी को नहीं पता। क्योंकि अब तक 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हुई है, 3000 से ज्यादा इजरायली नागरिक